आज हम हमारे नए टेस्ट पेपर का सॉल्यूशन बनाते। हमारा जो टेस्ट फॉर्म नंबर है वो हमारे पास है 024854। इसके आज हम मैथ्स के पूरे 25 क्वेश्चंस का एनालाइज करते हैं। इन क्वेश्चंस को सोल्व करते साथ में समझते हैं कि ये क्वेश्चन कैसे होंगे। चलिए चलते हैं हमारे आज के पहले क्वेश्चन पर। पहला क्वेश्चन हमें कह रहे हैं 12 पेन और 5 पेंसिल की टोटल जो कॉस्ट प्राइस है, लागत मूल्य, वो 111 रुपये। यदि एक पेंसिल का मूल्य एक पेन के मूल्य से 5 रुपये कम है तो हमें 8 पेन और 9 पेंसिल का रेट बताना है कि क्या होगा। चलिए कोशिश करते हैं। देखो हमें कह रहे हैं हमारे पास 12 तो पेन है और 5 पेंसिल है। इनका टोटल जो रेट है वो 111 रुपये। इनका टोटल रेट 111 रुपये और हमें क्या बताना है, 8 पेन और 9 पेंसिल का टोटल रेट बताना है। और इसने हमें क्लियर कहा कि एक पेंसिल का रेट एक पेन के रेट से 5 रुपये कम है। इसका मतलब एक पेन और एक पेंसिल के रेट का डिफरेंस हमारे पास क्या है, 5 रुपये। ये हम लोगों को दे रखे। चलिए कोशिश करते कैसे करेंगे हम इस क्वेश्चन को। सबसे पहले देखो, अगर मैं कहूँ कि पेन के रेट को अगर अपन x ले लें और पेंसिल के रेट को y, तो हम लिख सकते हैं कि 12x प्लस 5y इक्वल आ जाएगा 111 के। 1x माइनस 1y इक्वल आ जाएगा 5 के। अब मुझे दो लीनियर इक्वेशन मिल गई, तो यहाँ से अगर मैं इनको कंपेयर करूँ और यहाँ से x और y का वैल्यू कंपेयर करके निकाल सकता हूँ। मेरे पास यहाँ 5y है, यहाँ 1y है। इस इक्वेशन को 5 से गुना कर दूं तो क्या आ जाएगा, 5x माइनस में 5y बराबर क्या आ जाएगा, 25। इन दोनों इक्वेशंस को जोड़ दें तो ये 17x ये कट जाएगा। इक्वल हमारे पास क्या आ जाएगा, 136। तो यहाँ से x की वैल्यू अगर निकालेंगे तो क्या आ जाएगी, 8। इसका मतलब एक पेन कितने रुपए का है, 8 रुपए का। एक पेन 8 रुपए का है। एक पेंसिल जो है पेन से 3 रुपए सस्ती है। इसका मतलब पेंसिल कितने रुपए की हुई, 3 रुपए की। एक पेन 8 रुपए का तो 8 पेन 64 रुपए की। एक पेंसिल अगर 3 रुपए की तो 9 पेंसिल 27 रुपए की। तो टोटल हमारे पास कितना आ जाएगा, 91 रुपीज। इसका मतलब हमारा आंसर क्या आ जाएगा, सी। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हमारे पास आया सी। अब देखिए ध्यान देना, इसी क्वेश्चन को अगर आप डायरेक्ट करना चाहो तो मैं इसको क्लियर करता हूं, दोबारा से हम इसको समझते हैं। या हमारे पास यहाँ स्पेस है, अपन यहाँ समझ लेते हैं। देखिए हमें पता है 12 पेन और 5 पेंसिल का टोटल रेट हमारे पास 111 रुपये। हमें कहा एक पेंसिल का रेट एक पेन के रेट से 5 रुपये कम है। इसका मतलब अगर मैं पेन की जगह पेंसिल खरीदता तो मुझे 5 रुपये कम देने होते। तो 12 पेन है, अगर मैं इन सब की जगह पेंसिल खरीदता तो मुझे एक पेन के लिए 5 रुपये कम देने हैं, तो 60 रुपये कम देने होते। इसका मतलब मुझे 17 पेंसिल मिल जाती। 111 में से अगर मैं 60 घटा दूं तो 51 रुपये की। तो एक पेंसिल आ जाती 5 रुपये की, सॉरी 51/17 3 रुपये की। और एक पेंसिल अगर 3 रुपये की, पेन का रेट पेंसिल से ज़्यादा, तो इसका मतलब पेन क्या आ जाएगा, 5 + 3 8 रुपये का। अब जो भी वैल्यू निकालनी है वो हम बड़े आराम से निकाल पाएंगे। चलिए अपन चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 52 पर। सेकंड क्वेश्चन ये रहा हमारी स्क्रीन पर। हमें कह रहे हैं एक बुक सेलर किसी बुक को 10% लाभ पर बेचता है। यदि वह उसे 4% कम में खरीदता और 6 रुपये अधिक में बेचता तो उसे 18 से 3/4% का प्रॉफिट होता। तो हमें उस वस्तु का क्रय मूल्य बताना है कि क्या होगा। अब देखिए यहाँ पर अगर अपन बात करें 18 से 3/4%, तो ये हमें लोगों को ध्यान है क्या, ये 3/16 की वैल्यू होती। 1/16 की वैल्यू 6 से 1/4%, तो 3/16 की वैल्यू 18 से 3/4%। तो ये चीज़ें अगर पता होती है, टेबल की वैल्यू याद होती है, तो कैलकुलेशन बड़ी इजी हो जाती। सबसे पहले मान लिया कि एक बुक जो है 10% प्रॉफिट पर बेच रहा था, उसका कॉस्ट प्राइस अगर 100%, हम इसको 10% प्रॉफिट पर बेच रहे हैं, तो इसका सेलिंग प्राइस का 110%। अब हमें कह रहे हैं हम उसे 4% कम में खरीदते हैं। 4% कम में खरीदेंगे तो कितने में खरीदेंगे, 96% में। और हम उसको 6 रुपये अधिक में बेचें
तो 18 से 3/4% प्रॉफिट होता है। 18 से 3/4% क्या 3/16, तो कॉस्ट प्राइस अगर 16 तो प्रॉफिट 3 का और सेलिंग प्राइस 19। 16 की वैल्यू 96%, तो 1 की वैल्यू 6%, तो 3 की वैल्यू हमारे पास क्या जाएगी 18%। तो 19 की वैल्यू अगर निकालें तो क्या जाएगा 114%। पहले हम उसको बेच रहे थे 110% में, अब बेच रहे 114% में, तो कितना परसेंट ज्यादा ले रहे हैं 4%। और वो क्या कह रहा है कितने रुपए अधिक लेते हैं 6 रुपए। 4% की वैल्यू अगर 6 रुपए, तो कॉस्ट प्राइस अगर निकालें तो हमें 100% की वैल्यू चाहिए, तो यहाँ से 6 रुपए की वैल्यू 4%, वैल्यू हमें चाहिए 100% की। परसेंटेज से परसेंटेज गया, 4 से गया 25 बार, 25 इंटू 6 150 रुपये, तो उसका कॉस्ट प्राइस कितना आ जाएगा 150 रुपये। ये हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 53। 53 देखो हमें क्या कह रहा है, ए कॉन्ट्रैक्टर एंगेज्ड एन लेबर फॉर ए कंस्ट्रक्शन वर्क टू बी कंप्लीटेड इन 96 days, but only 1/7 of the work was done in 1/6 of the scheduled time. The additional number of the labor that will be required to complete the work in time. चलिए कोशिश करते हैं। ये हमारे पास कंपाउंड रेशो का क्वेश्चन है। हमने कहा कि हमें मान लिया कि हमें कोई टोटल काम करना था 7, टोटल जो टाइम था वो हमारे पास था 6, क्योंकि वैल्यू फ्रैक्शन में हमें दे रखी है 1/7 वर्क, इसलिए हमने टोटल वर्क 7 एज्यूम कर लिया। टाइम हम लोगों को दे रखा है 1/6, इसलिए टाइम 6 ले लिया। सबसे पहले 10 आदमियों को लगाया। इन्होंने क्या करा, एक ठेकेदार किसी काम को 96 डेज में पूरा करना चाह रहा है, उसने 10 लेबर लगाए, कुल 1/7 काम हुआ 1/6 समय में। इसका मतलब एक काम कर दिया एक टाइम में। अब बचा हुआ टाइम कितना है 5, काम कितना है 6, कितने लोग और चाहिए, मान लिया x लोग। हमें बताना है कितने व्यक्तियों की एक्स्ट्रा आवश्यकता होगी। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 10 + x × 5 बराबर आ जाएगा 10 × 6 × 1। तो यहां से क्या आ जाएगा 50 + 5x बराबर 60। 50 + 5x बराबर 60। तो यहां से अगर अपन x की वैल्यू निकालें तो ये उधर जाते ही माइनस का 60 - 50 10, 5x बराबर 10, तो x की वैल्यू 10/5 क्या आ जाएगा 2। तो हमें कितने एक्स्ट्रा मजदूरों की आवश्यकता है 2, तो 2 हमारे पास ऑप्शन में नहीं है, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा नन ऑफ दीज। ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। आप चाहते तो टाइम 96 डेज ले सकते थे, लेकिन हमें उसका क्या करना है, हमें तो उसका पोर्शन ही निकालना पड़ता। वो डायरेक्ट हमें दे रखा है तो हमने उसका आंसर निकाल लिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं 54 नंबर पर। ये अलजेब्रा का क्वेश्चन है। a⁴ + a4 + b4 + b⁴ बराबर 8 है। a⁴ + a² + b² + b⁴ बराबर 4 है। तो हमें a² b² का मान बताना है कि क्या होगा। चलिए देखिए ध्यान देना, क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं। a⁴ + a² b² + b⁴ इक्वल हम लोगों को दे रखा है 4। यहां से अगर मैं इसको लिख दूं a⁴ + b⁴ बराबर 4 - a² b², मुझे ऐसा लगता है कि इसका स्क्वायर कर ले तो हमें जो पहले वाली टर्म दे रखी है उससे रिलेटेड कुछ बन जाएगा। इसका अगर स्क्वायर करा तो क्या है a⁴ + b⁴ + 2a⁴ b⁴ बराबर 16 + a⁴ b⁴ माइनस में 8a² b²। ऐसा हमने लिखा। ये a⁴ + b⁴ इधर आ जाएगी, तो a⁴ + b⁴ प्लस a4 b4, क्योंकि एक पावर माइनस हो जाएगी, 2 में से एक वैल्यू गई तो बची एक वैल्यू, बराबर क्या आ जाएगा 16 - 8a² b²। अब इसका मान हम लोगों को पता है कि हमारे पास इसकी वैल्यू क्या दे रखी है 8, तो 8 बराबर 16 - 8a² b²। तो 8a² b² इधर ले आई, 16 - 8 क्या आ जाएगा 8, तो a² b² का मान क्या आ जाएगा 1। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो ये हमारे पास 54 नंबर क्वेश्चन का आंसर आ गया। ये हमारे पास अलजेब्रा का क्वेश्चन है। हम इसको a² - b² का जो फॉर्मूला होता है a + b × a - b, उसकी हेल्प से भी कर पाते। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं 55 नंबर पर। आज के पेपर का 5वां क्वेश्चन कह रहा है वन साइड ऑफ ए रेक्टेंगल फील्ड इज 9 मीटर एंड वन ऑफ द डायगोनल इज 20 मीटर।
फाइंड द एरिया ऑफ द फील्ड। हमें इस मैदान का एरिया बताना है। एक रेक्टेंगल फील्ड है जिसकी एक साइड हम लोगों को दे रखी है 9 मीटर और एक डायगोनल हम लोगों को दे रखा है 20 मीटर। अब अगर अपन इसकी दूसरी साइड निकालें तो यहाँ पाइथागोरस थ्योरम लगा दे। 20 का स्क्वायर 400 माइनस 9 का स्क्वायर 81। तो इस साइड का जो स्क्वायर है वो क्या 319 आ जाएगा। तो इस साइड क्या रूट में 319 आ जाएगी। तो इसकी चौड़ाई क्या आ गई 319। और रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है लंबाई गुना चौड़ाई। तो 9 इंटू रूट में 319 तो क्या आ जाएगा 9√319। ये हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते। आज के पेपर के हमने 5 क्वेश्चन करे। क्वेश्चन नंबर 6 ये है, निम्नलिखित में से कौन सी पाइथागोरस प्रमेय का अनुपालन करती है यदि एक भुजा कर्ण से 2 इकाई का अंतर रखती है। विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज ए पाइथागोरस ट्रिपलेट इन विच वन साइड डिफर फ्रॉम द हाइपोटेनियस बाय 2 यूनिट्स। अब देखिए यहां पर हम लोगों को कुछ ये टर्म्स दे रखी है n की टर्म में। अब n की जगह कोई ना कोई वैल्यू तो होगी। अब n और n स्क्वायर अगर मैं देखूं तो मेरे पास 1 मानने से तो बेनिफिट नहीं है। तो अगर मैं इन सब में n की जगह 2 रखकर देखता हूं तो n की जगह 2 रखकर देखता हूं तो 2 इंटू 2 4 प्लस 1 बना 5, 2 इंटू 4 क्या बना 8 और ये क्या बच जाएगा 4 दूनी 8, 8 और 12 क्या बन जाएगा 20। तो 5, 8 और 20 क्या ट्रिपलेट रेशियो होता है, नहीं होता। सेकेंड ऑप्शन में हमने देखा यहां पर रखा n की जगह 2 तो 4, 8 और 5 क्या ट्रिपलेट रेशियो होता है, नहीं, ये हमारे पास नहीं होता। नेक्स्ट वाली टर्म अगर अपन देखें फिर इसमें वैल्यू रखकर देखें n की जगह 2 तो 8, 4 और 5 ये होता है, नहीं। अब नेक्स्ट वाले को अगर अपन ट्राई करें तो 2 दूनी 4, 4 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 माइनस 1 3 और 2 का स्क्वायर 4 प्लस 1 5। तो क्या 3, 4, 5 ट्रिपलेट रेशियो होते हैं, बिल्कुल होते हैं। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा ऑप्शन डी। आप n की जगह कुछ भी रख सकते हो 2, 3, 4, 5 जो आपका मन करे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हमें 2 सरल रेखाएं दे रखी हैं और बोल रहा है एक दूसरे को के लंबवत है। तो k का मान बताना है कि क्या होगा। 2 लाइन है 5x प्लस 3y प्लस 2 इक्वल टू 0, 3x माइनस ky प्लस 6 बराबर 0। अब हमें पता है कि जब 2 लाइन एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती हैं तो हमें पता है कि दोनों के स्लोप का मल्टीप्लाई क्या -1 होता है। और स्लोप हम कैसे निकालते हैं, स्लोप हमारे पास होता है -a/b की टर्म। स्लोप हमारे पास क्या होता है -a/b की टर्म। अगर इक्वेशन ax प्लस by प्लस c बराबर 0 है तो इसकी स्लोप इक्वेशन जो बनेगी वो -a/bx और माइनस में c/b आएगा। तो ये क्या होता है स्लोप। तो m का मान क्या होगा -a/b। तो फर्स्ट इक्वेशन से अगर अपन m1 निकालें तो क्या आ जाएगा -5/3। m2 का मान निकालें तो क्या आ जाएगा -3/-k। दोनों का मल्टीप्लाई क्या है -1। तो -5/3 या माइनस कट जाएगा माइनस से तो 3/k बराबर क्या है -1। माइनस से माइनस कैंसिल करा, k से 3 से 3 कैंसिल करा तो k बराबर क्या आ गया 5। तो k का मान हमें क्या मिल गया 5। ये हमारे पास 57 नंबर का आंसर आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 58 नंबर हमें कह रहा है फाइंड द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर ड्रोन फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्किल विद द रेडियस r टू द कोड ऑफ द लेंथ √3r। हमें कह रहा है हमारे पास एक सर्किल है जिसकी रेडियस हमारे पास r है, इसमें कोड है जिसकी लेंथ है √3r। तो इस पर डाले गए परपेंडिकुलर की लेंथ बतानी है कि क्या होगी। हमें पता है किसी भी सर्किल के सेंटर से अगर किसी कोड पर एल्टीट्यूड ड्रॉ करते हैं तो उसको क्या 2 पार्ट्स में डिवाइड करता है, इक्वल पार्ट्स में। तो ये √3r थी तो ये क्या √3/2r हो जाएगी। और सर्किल के सेंटर से सरकमफ्रेंस तक की दूरी क्या रेडियस होगी। अब ये r है, ये √3/2r है। तो हमें इस परपेंडिकुलर की लेंथ बतानी। कई लोगों को तो डायरेक्ट पता लग जाता है जिनको यहाँ पर पता है कि एक ट्रिपलेट रेशियो बन रहा है बढ़िया सा, तो यहाँ से ही क्या आ जाएगी r/2। और कई लोगों को नहीं पता तो वो पाइथागोरस थ्योरम लगा देना OD बराबर रूट में
आर स्क्वायर माइनस में 3/4 आर स्क्वायर। तो ओडी का मान क्या बनेगा, रूट में 1/4 आर स्क्वायर, तो ओडी बराबर 1/2 इंटू आर, ये हमारे पास आ जाएगा। तो आंसर क्या आ जाएगा, r/2। ये हमारा ऑप्शन मिल जाएगा सी। ये हमारे पास सर्किल का क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं 59 नंबर पर। 59 नंबर क्वेश्चन हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री का है। sec 90 माइनस थीटा इंटू साइन थीटा इंटू sec 45 डिग्री। sec 90 माइनस थीटा जो है इसको हम 90 माइनस थीटा पर चेंज हो जाता है sec किसमें, कोसेक में। तो हम इसको क्या कोसेक थीटा लिख सकते हैं, इंटू में साइन थीटा, इंटू के अंदर sec 45 डिग्री। अब कोसेक थीटा इंटू साइन थीटा 1 होता है, तो sec 45 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, √2। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, √2, ऑप्शन नंबर सी। ये हमारे पास आंसर आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं 60 नंबर पर। दो ट्रेन जिनकी लंबाई क्रमशः 100 मीटर और 125 मीटर है, सेम डायरेक्शन में चल रही है और एक पोल को क्रॉस करने में, एक खंबे को क्रॉस करने में 4 और 5 सेकंड लेती हैं, तो एक दूसरे को क्रॉस करने में कितना समय लेंगी। दो ट्रेन है जिनकी लेंथ है, पहले वाली ट्रेन की लेंथ 100 मीटर, दूसरी वाली ट्रेन की लेंथ 125 मीटर। किसी पोल को क्रॉस करने का टाइम दे रखा है 4 सेकंड और 5 सेकंड। हमें बताना है सेम डायरेक्शन के अंदर एक दूसरे को क्रॉस करने में कितना टाइम लेंगे। टाइम होगा रिलेटिव डिस्टेंस अपॉन रिलेटिव स्पीड। पहले वाली ट्रेन अगर किसी पोल को 4 सेकंड में क्रॉस करती है तो सिर्फ खुद की लेंथ चलेगी, तो पहले वाली ट्रेन की स्पीड 25 मीटर पर सेकेंड और दूसरे वाली ट्रेन की स्पीड 125/5, तब भी क्या आएगा 25 मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब दोनों ट्रेनों की स्पीड क्या है, सेम है। दोनों ट्रेनों की स्पीड 25 मीटर पर सेकेंड। अब सेम डायरेक्शन में एक दूसरे को क्रॉस करने का टाइम रिलेटिव डिस्टेंस अपॉन रिलेटिव स्पीड। रिलेटिव डिस्टेंस क्या आएगी, दोनों की लेंथ का टोटल। रिलेटिव स्पीड, जब दोनों सेम डायरेक्शन में चलती हैं तो दोनों की स्पीड का डिफरेंस, और दोनों की स्पीड का डिफरेंस 25 माइनस 25 0 बना, तो कभी भी एक दूसरे को क्रॉस ही नहीं कर पाएंगे। तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, नन ऑफ दीज। ये कभी भी एक दूसरे को क्रॉस नहीं कर पाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अभी पेपर के हम लोगों ने 10 क्वेश्चन करे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं 61 नंबर पर। दूध और पानी के 75 लीटर मिक्सचर में दूध और पानी का रेशो 4:1 है। पानी की कितनी मात्रा डाली जाए ताकि दूध और पानी का रेशो क्या हो जाए, 3:1 हो जाए। इनिशियली हमारे पास 75 लीटर का मिक्सचर है जिसमें हमें मिल्क और वाटर का रेशो दे रखा है 4:1। इसमें कितना वाटर ऐड करें, मान लिया x लीटर वाटर ऐड करें ताकि मिल्क और वाटर का रेशो क्या हो जाए, 3:1। तो 75 लीटर को अगर 4:1 में डिवाइड करें तो क्या 60 लीटर दूध और 15 लीटर पानी आ जाएगा। रेशो का टोटल बना 5 की वैल्यू 75 लीटर, तो 1 की वैल्यू 15 लीटर। अब मैंने इसमें x लीटर पानी ऐड कर दिया ताकि रेशो 3:1 हो जाए, तो दूध तो उतने का उतना ही रहेगा। 3 की वैल्यू अगर 60 लीटर तो 1 की वैल्यू क्या आएगी, 20 लीटर। 15 लीटर को 20 लीटर बनाया, इसका मतलब कितने लीटर पानी ऐड करा, 5 लीटर। तो हमारा आंसर क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। हमारा आंसर क्या जाएगा, ऑप्शन डी। हमने इसमें 5 लीटर पानी ऐड कर दिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं 62 नंबर पर। अमित, बिमल एंड चिंटू can do a piece of work in 10, 12 and 24 hours respectively. Anil start the work alone. After 1 hour, Bimal and Chintu also join Amit. What percentage of the total wages must be paid to Amit? देखिए अब हमारे पास 3 लोग हैं, अमित, बिमल और चिंटू। इनको हम बोल रहे हैं ए, बी और सी। बार बार इनके नाम लेने से अच्छा है हम इनको ए, बी, सी से रिप्रेजेंट करें। तो देखिए हमें पता है, सबसे पहले दे रखा है ए काम को करता है 10 आवर्स में, बी करता है 12 आवर्स में और सी इसको करता है 24 आवर्स में। तो सबसे पहला काम हम यहाँ पर टोटल वर्क निकाल लें। टोटल वर्क क्या 120 आ जाएगा। ए की एफिशिएंसी 12, बी की एफिशिएंसी 10 और सी की एफिशिएंसी 5। अब हमें कह रहे हैं ए काम स्टार्ट करता है और 1 घंटे बाद बी और सी उसमें ऐड हो जाते हैं। सबसे पहले काम करा ए ने 1 घंटे तक और 1 घंटे के बाद काम करने ए के साथ बी और सी और आ गए।
तो 1 घंटे में कितना काम करेगा? 12। टोटल 12 काम उसने कर दिया 120 में से, तो बचा कितना? 108। ये तीनों मिलकर करेंगे, तीनों की टोटल एफिशिएंसी 27। तो तीनों 108 काम करने में कितना टाइम लेंगे? 4 घंटे। अब मेरे पास ये काम पूरा हो गया, मुझे अमित को बताना है कि मजदूरी का कितना भाग मिलेगा। तो अमित की मजदूरी, वेजेज की अगर अपन बात करें तो वेजेज को हमेशा क्या टाइम इंटू एफिशिएंसी में बांटते हैं। अमित ने टोटल 1 और 4 5 घंटे काम करा। किस एफिशिएंसी से काम करा? 12 से। तो 12 इंटू 5 कितने पेड़ लगाए? 60। टोटल 120 पेड़ में से 60 पेड़ अगर अमित ने लगाए तो अमित ने आधे पेड़ लगाए, तो उसको मजदूरी भी कितनी मिलेगी? आधी। 60 पेड़ लगाए 120 में से, तो उसको मजदूरी का कितना परसेंट मिलेगा? 50%। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। ये हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, 63 पर। ये टाइम एंड वर्क का बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन था, इजी सा, मजदूरी पर बेस। मजदूरी को हमेशा टाइम इंटू एफिशिएंसी में बांटते हैं। वेजेज की अगर बात करें तो हम इसको हमेशा और हमेशा टाइम इंटू एफिशिएंसी के रेशियो में बांटते हैं। अगर सबका टाइम सेम होता है, सबके काम करने का टाइम सेम होता है, तब हम क्या करते हैं? वेजेज को एफिशिएंसी के रेशियो में बांट देते हैं। अदरवाइज हमेशा टाइम इंटू एफिशिएंसी में बांटते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, 63 नंबर। ये हमारे पास डीआई का क्वेश्चन है। हम लोगों को क्या दे रखा है? पॉपुलेशन इन लाख ऑफ 5 स्टेट ओवर द ईयर्स। हम लोगों को 5 स्टेट की अलग अलग टाइम के अंदर जनसंख्या दे रखी है। सबसे पहला क्वेश्चन हमें क्या कह रखा है? व्हाट इज द एवरेज पॉपुलेशन ऑफ स्टेट बी इन लाख फॉर ऑल द ईयर टुगेदर। हमें सब सालों के अंदर बी की एवरेज पॉपुलेशन बतानी है। एवरेज क्या होता है? सम ऑफ नंबर अपॉन टोटल नंबर। तो बी वाली पॉपुलेशन का अपन टोटल कर ले, तो यहां से क्या आ जाएगा? 16 20 2 22, 2 कैरी आ जाएगी, 4 8 16 और 2 22, 122.2। ये टोटल आया। एवरेज क्या होगा? सम ऑफ द नंबर्स अपॉन टोटल नंबर्स। टोटल कितने साल है? 5 साल। तो 5 का भाग देंगे तो 5 दूनी 10, बच जाएगा 22, फिर चला जाएगा 4 बार, बच जाएगा 2, फिर 0.22, फिर चला जाएगा 4 बार, फिर बच जाएगा 2, चला जाएगा 4 बार। तो आंसर क्या आ जाएगा? 24.44। ये हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। सिर्फ एवरेज फाइंड करना था। एवरेज होता है सम ऑफ नंबर्स अपॉन टोटल नंबर्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, 64 नंबर पर। 64 भी हमारे पास सेम उसी डीआई का क्वेश्चन है। तो डायरेक्ट हम क्वेश्चन पढ़ते हैं कि हमें फाइंड क्या करना है। व्हाट इज द रेशियो ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ स्टेट ए इन 2003 टू द पॉपुलेशन ऑफ स्टेट ई इन 2007। हमें ए की तो पॉपुलेशन चाहिए 2003 में, और ई की पॉपुलेशन हमें चाहिए 2007 में। तो 2007 में ई की ये पॉपुलेशन है, हमें इन दोनों का रेशियो चाहिए। तो हम क्या लिखते हैं? 15.6 रेशियो के अंदर 28.2। हमें इनका रेशियो निकालना है, तो पॉइंट से पॉइंट कैंसिल कर दें। पॉइंट से हम लोगों ने पॉइंट कैंसिल कर दिया। अब मुझे इनका रेशियो चाहिए। तो अब देखो, अगर अपन इसको 6 से काट दें, 6 दूनी 12, बच गया 3, 36 चला जाएगा 6 बार। 6 से काटा, 6 चौक 24, बच जाएगा 4, 42, फिर चला जाएगा 7 बार। तो आंसर क्या आ जाएगा? 26:47। ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, 65 पर। सेम इसी डीआई का क्वेश्चन है। 65 हमें क्या कह रहा है? पॉपुलेशन ऑफ स्टेट ई इन 2004 इज अप्रोक्सीमेटली व्हाट परसेंटेज ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ स्टेट डी इन 2006। ई की पॉपुलेशन 2004 में ई की ये पॉपुलेशन है। डी की पॉपुलेशन 2006 में, डी की पॉपुलेशन 2006 में ये 19.8। तो हमें बताना है 23.8 19.8 का लगभग कितना परसेंट है। परसेंटेज में चाहिए, इंटू करा 100% से। अब हमें अप्रोक्सीमेट परसेंटेज बताना है। तो अगर मैं 23.8 को 24 लिख लेता हूँ और 19.8 को 20 इंटू में 100%, 20 से क्या 5 बार, 24 इंटू 5 क्या जाएगा? 120%। तो लगभग ये उसका कितना परसेंट है? 120%। तो आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। ये हमने डीआई के तीनों क्वेश्चन करे। जनरली हमारे एग्जाम में डीआई के 3 ही क्वेश्चन आते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं।
क्वेश्चन नंबर 66 हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है। हम लोगों को दे रखा है इफ 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा प्लस 3 cos थीटा बराबर 1/2, तो हमें इसकी वैल्यू बतानी है कि क्या होगी। तो देखो क्या दे रखा है, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस में 2 sin स्क्वायर थीटा प्लस 3 cos थीटा इक्वल टू 1/2। इसको यहां से हमें सोल्व करना है और वैल्यू किसकी फाइंड करनी है, कोसेक थीटा प्लस सेक थीटा अपॉन में टेन थीटा प्लस कोट थीटा। हमें इसका मान निकालना है कि क्या होगा। चलिए सबसे पहले जो इक्वेशन दे रखी है उसको सोल्व करते। अब देखो ये कोस है, ये कोस है, तो इस साइन को भी कोस में बदल दें। 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस में 2 sin स्क्वायर थीटा को अगर 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा लिख दूं प्लस 3 cos थीटा बराबर 1/2, तो देखो क्या आ जाएगा, 2 और 2 क्या बन जाएगा, 4 cos स्क्वायर थीटा प्लस 3 cos थीटा माइनस 2 माइनस 1/2 बराबर 0। अब यहां से अपोन वाला 2 हटाने के लिए पूरी इक्वेशन को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 8 cos स्क्वायर थीटा प्लस 6 cos थीटा माइनस 4 माइनस 1 बराबर 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। हम लोगों को इस इक्वेशन में क्या दे रखा है, 8 cos स्क्वायर थीटा प्लस 6 cos थीटा माइनस 5 बराबर 0। तो 6 के ऐसे 2 टुकड़े चाहिए जिसका टोटल तो 6 हो और मल्टीप्लाई क्या आ जाए, 8 इंटू 5 माइनस का 14। तो 2 टुकड़े अगर सोचे प्लस का 10 और माइनस का 4, तो क्या सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो कोस थीटा का मान निकालना है तो दोनों के साइन चेंज करें और कोस स्क्वायर थीटा के साथ जो वैल्यू उसका भाग दे दी। अब नेगेटिव वैल्यू ले नहीं सकते क्योंकि थीटा की रेंज 0 से 90 है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में कभी भी कोस या कोई भी नेगेटिव नहीं होता। तो कोस थीटा का मान 4/8 या 1/2, इसका मतलब थीटा कितना आया, 60 डिग्री। थीटा की वैल्यू 60 डिग्री मिल गई, तो अब 60 डिग्री पर हम क्या सबके बड़े आराम से मान निकाल सकते हैं। 60 डिग्री पर अगर अपन यहाँ पर कोसेक थीटा की बात करें तो कोसेक थीटा की वैल्यू क्या होती है, 2/√3। सेक थीटा की वैल्यू क्या होती है, 2। टेन थीटा की वैल्यू √3 और कोट थीटा की वैल्यू 1/√3। तो अगर अपन इसका एलसीएम ले इसको सोल्व करें तो हमारे पास क्या आएगा, 2 + 2√3 अपॉन में 3 + 1। यहाँ से हमारे पास √3 एलसीएम आया, वो कट जाएगा। 2 कॉमन ले लूँ तो 1 + √3/2 ये हमारे पास आ जाएगा। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ये हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। ये ट्रिग्नोमेट्री का बड़ा इजी सा क्वेश्चन था जिसमें हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाकर इसकी वैल्यू यहाँ से निकालनी पड़ती। कई लोग यहाँ थीटा का मान रखकर भी सोचकर कोशिश कर लेते। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, 67 पर। एक्स स्क्वायर माइनस में 2√5x + 1 = 0 दे रखा है। हमें x की पावर 5 + 1/x की पावर 5 की वैल्यू चाहिए। अब देखो आपको इसका फॉर्मूला याद होगा कि x की पावर 5 + 1/x की पावर 5, इसको हम क्या लिखते हैं, x³ + 1/x³ इंटू में x² + 1/x² माइनस में x + 1/x। इसका मतलब हमें ये टर्म सोल्व करनी पड़ेगी। x + 1/x यहाँ से निकाल लेंगे, x² + 1/x² और x³ + 1/x³। चलिए कोशिश करते हैं फाइंड करने की। हम लोगों को दे रखा है x² माइनस में 2√5x + 1 बराबर 0। अगर मैं इसको x से डिवाइड कर दूं, डिवाइड बाय x अगर करूं तो x माइनस 2√5 प्लस 1/x बराबर 0। तो यहाँ से x + 1/x की वैल्यू क्या 2√5 आ जाएगी। अब अगर मैं इस टर्म का स्क्वायर कर दूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा, x² + 1/x² इक्वल आ जाएगा 2√5 का अगर स्क्वायर करूंगा तो 4 × 5 हमारे पास यहाँ से क्या बन जाएगा, 4 × 5 20 माइनस में 2 तो क्या आ जाएगा 18। x² + 1/x² की वैल्यू 18। अब अगर मैं उसी टर्म का क्यूब करूं तो x³ + 1/x³ की वैल्यू क्या x + 1/x का होल क्यूब माइनस के अंदर 3x + 1/x होती। तो 2√5 का अगर मैं क्यूब करूंगा तो 2 का क्यूब 8, √5 का क्यूब करूंगा 5√5 माइनस में क्या आ जाएगा 3,
इंटू 2√5। तो यहाँ से क्या आ जाएगा 40√5 माइनस में 6√5, तो क्या आ जाएगा 34√5। ये हमारे पास एक्स क्यूब वाली वैल्यू आ गई। तो अगर अपन एक्स की पावर 5 प्लस 1/x की पावर 5 की वैल्यू निकालें तो हम इसको क्या लिखे, एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब, इसकी वैल्यू 34√5 इंटू में एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, इसकी वैल्यू 18 माइनस में एक्स प्लस 1/x, इसकी वैल्यू 2√5। तो अब यहां से अगर मैं 2√5 कॉमन ले लूं तो क्या 17 गुना 18 माइनस में 1, तो 2√5 17 को अगर अपन 18 से मल्टीप्लाई करें तो मेरे पास क्या आ जाएगा 306 में से 1 गई 305। तो ये क्या आ जाएगा 305 को अगर 2√5 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 610 इंटू √5। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ये हमारे पास आंसर आ गया। बस इसके लिए मेनली हमें पता क्या होना चाहिए, इसका फॉर्मूला आना चाहिए, और या हमें पता होना चाहिए कि एक्स की पावर 5 बनता कैसे, एक्स क्यूब इंटू एक्स स्क्वायर से बनता है, तब भी हम इसको कर सकते हैं। फॉर्मूला याद होने पर हमारे लिए थोड़ी सी कैलकुलेशन ईजी हो जाती है, एक कॉन्फिडेंस मिलता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, 68 पर। 68 हमारे पास क्या सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, हमें इस वैल्यू को सिंप्लीफाई करना है कि क्या होगा। चलिए कोशिश कर दें। सबसे पहले ऊपर वाला पोर्शन अगर मैं यहीं लिखकर सोल्व करूं, यहां अगर मैं लिखकर सोल्व करूं तो देखो हम सबसे पहले क्या 2/3 को क्या 11/3 लिखेंगे डिवाइड के अंदर। 11/30 को अगर मैं 2/3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 2 से चला गया 15 बार, 15 को 3 से मल्टीप्लाई करा तो 11/45। तो क्या मैं बटा वाली टर्म को गुना में बदल दूं तो क्या 45/11 लिख सकता हूं माइनस में। अब अगर मैं सोल्व को सोल्व करूं तो ये क्या 1/4 गुना में 5/2 बनेगा, तो ये मेरे पास क्या बनेगा 5/8। डिवाइड वाली टर्म को गुना में बदलूं तो 5/3 इंटू में 5 चौक 20 और 4 24/5, ऐसा हम लिख सकते हैं। 11 से 11 गया, 45 में 3 का भाग दिया तो 15। अब 8 दिए 24 से 24 गया, 5 से 5 गया, माइनस में 5, तो 15 माइनस 5 ऊपर तो क्या बना 10। अब 10 को देखकर कई लोग फटाफट ऑप्शन डी टिक कर देते हैं, पर कोई कंपलसरी नहीं है कि ऊपर वाली पोर्शन को सोल्व करने पर 10 आया तो बटा वाले को सोल्व करने पर 21 ही आएगा। चलिए अपोन वाली टर्म अपन सोल्व कर लेते हैं, तो उसके लिए वहां जगह नहीं है तो इसको मैं यहां लिखकर सोल्व कर लेता हूं। 2/5 ऑफ 7 से 1/2, तो सबसे पहले 2/5 गुना में यहां लिख देता हूं 2/5 ऑफ के अंदर हम लोग यहाँ लिखे 7 से 1/2 को क्या 15/2 लिख दें, तो 2 से 2 चला गया, 15/5 क्या बना 3। डिवाइड में 3/4 था तो गुना में 4/3 माइनस के अंदर 3/4 इंटू के अंदर 3/2 डिवाइड में 2 से 1/4 क्या 9/4 या गुना में 4/9, ऐसा हम लिख सकते हैं। तो 3 से 3 गया यहाँ 4 माइनस में 3 3 9 से 9 चला गया, 4 से 4 चला गया 1/2, 4 में से 1/2 गया तो 3 से 1/2 या 7/2, ये हमारे पास आया। तो हमने जब ऊपर वाले पोर्शन को सोल्व करा तो 10 आया, बटा में आया 7/2, तो 7 नीचे और 2 ऊपर, तो 20/7 या 7 दूनी 14, तो 2 से ही 6/7। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, ये हमारा आंसर आ गया। अब देखिए 10 को देखकर कोई अगर डी टिक कर दे तो आंसर गलत हो गया। ये हमारा सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, 69 पर। 69 देखो मैं ये दे रखे, इसकी वैल्यू पता है, इस टर्म की वैल्यू पता है, 3ab का मान बताना है कि क्या होगा। ये क्वेश्चन हमने आज जो पेपर में क्वेश्चन करा था उससे मिलता जुलता सा है। चलिए सेकेंड टर्म अगर मैं लिखूं आपके पास 4a² प्लस 9b² माइनस में 6ab बराबर 13 दे रखा है। अगर मैं इस टर्म को क्या लिखूं 4a² प्लस 9b² बराबर 13 प्लस 6ab, ऐसा मैं लिख सकता हूं, इसको इधर लिया है। अब अगर मैं इसका स्क्वायर करूं तो ऐसा आ जाएगा क्या 16a की पावर 4 81b की पावर 4 प्लस 9 चौक 36 इंटू 2 72a² b² बराबर 13 का स्क्वायर 169, 6ab का स्क्वायर 36a² b²।
प्लस के अंदर 78 13 इंटू 6 78 और 78 का डबल करा तो 156 AB। ये 36 A स्क्वायर B स्क्वायर को उधर ले जाए तो क्या 16 A की पावर 4 प्लस 81 B की पावर 4 प्लस 36 A स्क्वायर B स्क्वायर इक्वल आ जाएगा 169 प्लस 156 AB के। अब देखो इस टर्म का मान ये हमें दे रखा है, इस टर्म की वैल्यू क्या 91 है, तो 91 बराबर 169 प्लस 156 AB। अब ये क्या होगा, इधर आते ही क्या हो जाएगा माइनस का, इधर आते ही माइनस का हो जाएगा तो क्या बचेगा 78 माइनस का बराबर 156 AB। तो AB का मान माइनस 78 अपॉन 156, तो AB का मान -1/2 आया। हमें क्या बताना है 3AB, तो 3 इंटू -1/2, तो आंसर क्या आ जाएगा -3/2। आंसर क्या आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ये हमारे पास इस पेपर का 19 नंबर क्वेश्चन था, ये अलजेब्रा पर बेस क्वेश्चन था। आज पेपर में हमने अलजेब्रा पर बेस अभी लगभग 3 क्वेश्चन तो कर ली। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं 70 नंबर पर। कह रहे प्रथम द एवरेज ऑफ द फर्स्ट 1 2 3 4 मतलब 1234 नंबर्स इज इक्वल टू 1 2 3 4। कह रहे प्रथम 1234 संख्याओं का औसत 1234 के बराबर है। बताना है वो कौन सी संख्या है, ओड नंबर्स हैं, इवन नंबर्स हैं, प्राइम नंबर्स हैं, नेचुरल नंबर्स हैं। देखो सबसे पहली बात तो आप ये जानते हैं कि एवरेज क्या होगा, सम ऑफ नंबर्स अपॉन टोटल नंबर्स, ये हम सब लोग जानते हैं। तो देखिए यहां अगर अपन बात करें, सबसे पहले अगर अपन बात करें ओड नंबर्स की, ओड नंबर्स का जो सम होता है, फर्स्ट ओड नंबर्स का सम क्या n स्क्वायर होता है, तो एवरेज क्या होगा n स्क्वायर बाय n, तो एवरेज क्या n आ जाएगा। इसका मतलब एवरेज जितने नंबर से उसी के बराबर होगा। और क्वेश्चन भी यही कहना चाह रहा है कि फर्स्ट 1234 नंबर का एवरेज भी 1234 के बराबर है, तो वो क्या होंगे ओड नंबर्स। ये हमारा आंसर आ जाएगा। इवन नंबर्स के एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है, इवन नंबर्स के, यहाँ अगर मैं ब्लैक पेन से लिखूं, इवन नंबर्स के एवरेज का फॉर्मूला होता है, इवन नंबर्स का सम होता है n इंटू n प्लस 1, तो एवरेज आ जाएगा बटा में n, तो एवरेज आता n प्लस 1। प्राइम नंबर्स के लिए हम जानते ही नहीं। नेचुरल नंबर्स के लिए अगर अपन बात करें तो नेचुरल नंबर्स के सम का फॉर्मूला होता है n इंटू n प्लस 1/2, तो एवरेज के लिए n का भाग दूंगा, तो ये भी नहीं बनेगा। तो आंसर क्या आ जाएगा ऑप्शन ए। अभी तक हमने पेपर के 20 क्वेश्चन करे। चले अगले क्वेश्चन पर चलते हैं 71 पर। अगला क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर, ए की राशि बी की धनराशि से 41/400 गुना अधिक है। बी अपनी राशि को 9% वार्षिक दर से 2 साल तक खर्च करता है, तो बताओ ए अपनी राशि किस दर से खर्च करे कि 2 साल के बाद उसकी राशि बराबर हो जाए। चलिए कोशिश करते। ए अमाउंट इज 41/400 टाइम मोर देन दैट ऑफ बी। ए की जो राशि है वो बी की राशि से 41/400 गुना अधिक है। तो बी की अमाउंट अगर मैं 400 मानूं तो ए की अमाउंट इससे 41 ज्यादा होगी, तो ए की अमाउंट कितनी हो जाएगी 441। ये हमारे पास ए और बी दोनों की अमाउंट आ गई। बी क्या करता है, अपनी अमाउंट 9% से 2 साल तक खर्च करता है। अब ए की जो भी अमाउंट थी वो अपने आप में 100% थी। अगर उसका 9% खर्च करेगा तो क्या 400 का 91% बचेगा। ये बची वैल्यू अपने आप में 100%। अगले साल फिर 9% खर्च करेगा तो बचेगा कितना 91%। बी की बची अमाउंट अगर मैं के परसेंट मान लूं तो बी 441 का क्या पहली बार भी के बचाएगा, अगली बार भी के बचाएगा, दोनों की बची अमाउंट क्या इक्वल होगी। तो यहां से क्या अपन सबसे पहले के का मान निकालें। चलिए के स्क्वायर बराबर 400 बटा में 441 इंटू में 91/100 का स्क्वायर। अब अगर मैं रूट करूं तो 420 का स्क्वायर, 441 21 का स्क्वायर, अब इंटू में 91/100। 20 से गया 5 बार, 7 से गया 3 बार, 7 से चला गया 13 बार, तो ये क्या आया 13/15। तो ये ए की बची हुई अमाउंट थी।
ए इसका मतलब 15 में से कितने बचा लेता है, 13। तो खर्च कितने करता होगा, 2 खर्च करता है कितने में से, 15 में से, और परसेंटेज में चाहिए इंटू करा 100% से। तो 5 से गया 3 बार, ये गया 20 बार। तो 20 इंटू 2 40/3%, या 13 से 1/3%। तो हमें पता है ए को अपनी राशि किस परसेंट से खर्च करनी चाहिए, 13 से 1/3% से। ये हमारा आंसर आ गया। क्लियर है क्या? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, 72 नंबर पर। किसी वस्तु को इतने रुपए में बेचने पर प्राप्त लाभ इस वस्तु को 108 रुपए में बेचने पर होने वाली राशि से 20% अधिक है। तो इस वस्तु को अगर 120 रुपए 75 पैसे में बेचा जाए तो लाभ या हानि प्रतिशत बताना है कि क्या होगा। देखो हानि जो हो रही है उससे 20% अधिक प्रॉफिट हो रहा है। 20% को फ्रैक्शन में अपन 1/5 कहते हैं। तो अगर स्टार्टिंग में इसको 108 में बेचने पर लॉस हो रहा था 5x का, स्टार्टिंग में जब हम इसको बेच रहे थे 108 में, तो अगर हमें लॉस हो रहा था 5x का, तो जब हम इसको बेचेंगे 123 रुपए 40 पैसे में, तो प्रॉफिट कितना होगा, 1x का ज्यादा, इसका मतलब 6x का। तो दोनों के कॉस्ट प्राइस निकालें तो क्या 108 प्लस 5x, और ये क्या होगा 123.40 माइनस में 6x। कॉस्ट प्राइस निकालने के लिए सेलिंग प्राइस में लॉस को जोड़ा जाता है और सेलिंग प्राइस में से प्रॉफिट को घटाया जाता है, जो हमने यहाँ पर करा। तो ये 6x इधर आते ही प्लस का, 5x प्लस 6x 11x, 108 इधर आते ही माइनस का, तो 108 घटा देंगे तो क्या आ जाएगा 15.40। तो x का मान 150.40 में अगर मैं 11 का भाग दूंगा तो भाग चला जाएगा 1.4 टाइम। इसका मतलब 5x की वैल्यू क्या होगी, 5 इंटू 1.4 7। तो हमारे पास कॉस्ट प्राइस क्या आएगा, अगर मैं यहां रख दूं तो कॉस्ट प्राइस क्या आएगा 108 प्लस 7 115। कॉस्ट प्राइस क्या है 115। लेकिन अब हम इसको बेच कितने में रहे, 120.75 में। तो कितने का प्रॉफिट हो रहा है 5.75 का। कितने पर, 115 पर। परसेंटेज में चाहिए इंटू करा 100% से, पॉइंट हटाया बटा में 100, 100 से 100 कट गया, 115 से चला गया 5 पर। तो 5% का क्या हो जाएगा प्रॉफिट। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, 5% का गेन होगा। चलिए चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन ये रहा हमारी स्क्रीन पर। देखिए हमें क्या दे रखा है, a प्लस बी माइनस सी, b प्लस सी माइनस ए, सी प्लस ए माइनस बी। इन सबकी रेशियो में जो वैल्यू है वो क्या 8, 7 और 6 है। अगर मैं इसको 8x, 7x और 6x ले लेता हूं, इन तीनों इक्वेशंस को अगर मैं ऐड करूं तो एक a से a कट जाएगा, एक b से b कट जाएगा और एक c से c कट जाएगा। तो क्या a प्लस बी प्लस सी, इन सब की वैल्यू क्या 21x आ जाएगी। अब a, b और c तीनों का टोटल आया 21x। यहां से अगर अपन a, b, c तीनों की इंडिविजुअली वैल्यू निकालें तो a प्लस बी प्लस सी बराबर 21x था। इसमें से अगर a प्लस बी माइनस सी जो 8x है वो अगर मैं घटा दूं तो ये माइनस का, ये माइनस का, प्लस का, माइनस का, तो ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। c प्लस सी 2c बराबर 21 में से 8 चले जाएंगे तो 13x। तो c का मान क्या 13x/2। सेम ऐसे अगर अपन a और b का मान निकालें, a प्लस बी प्लस सी 21x था, b प्लस सी माइनस में a बराबर 7x है। इसमें से अगर इस इक्वेशन को घटा दूं तो मेरे पास क्या होगा, ये कट जाएंगे, b से b, c से c, तो 2a बराबर 21 में से 7 गए 14x, तो a की वैल्यू 7x। और इसी तरह से अगर मैं b का मान निकालूं तो देखो 7x, 6.5x, तो मेरे पास यहाँ से क्या बच जाएगा, 7 और 6 13 और 13.5, तो मेरे पास क्या जाएगा 6.5 और 1 7.5, 15/2x। a b c तीनों के मान आ गए। अब मुझे चाहिए 1/a रेशो में 1/b रेशो में 1/c। तो अब देखो अगर मैं क्या करूं, 1/7x रेशो के अंदर
1/b, तो क्या आ जाएगा 2/15x, रेशो के अंदर 2/c का मान 13x, ये हमारे पास आया। x से x कट गया, अगर इस पहली टर्म को 2 से ऊपर नीचे गुना कर दो तो ऊपर वाले सारे 2 कट जाएंगे, तो 1/14 रेशो में 1/15 रेशो में 1/13। अब अगर मुझे पहले वाली वैल्यू चाहिए तो मैं सिर्फ इसको छोड़ के 15 और 13 का गुना कर दूंगा। 15 गुना 13 195। b का मान चाहिए तो इसको छोड़ दूंगा और इन दोनों का गुना कर दूंगा। 14 को अगर मैं 13 से मल्टीप्लाई करूं तो 182, और c का मान चाहिए इसे छोड़ दूंगा। 14 और 15 को गुना करूंगा 210, तो इनका रेशो क्या आया 195 रेशो में 182 रेशो में 210। तो आंसर क्या जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ये हमारे पास आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं 74 पर। 240 का a परसेंट इक्वल है c के, a का c परसेंट है 117.6, तो a प्लस c का मान बताना। 240 का मतलब मल्टीप्लाई a परसेंटेज हटाया बटा में 100 इक्वल किसके, c के। 0 से 0 कैंसिल, 2 से क्या 12 बार, ये क्या 5 बार, तो क्या a/c की वैल्यू 5/12। a और c का रेशो 5:12 आ गया, तो क्या मैं a की वैल्यू 5x और c की वैल्यू 12x ले सकता हूं। सेकेंड डाटा हमें क्या कह रहा है, a का c परसेंट, a इंटू सी परसेंटेज हटाया अपॉन में 100 बराबर 117.6। a की जगह रखा 5x, c की जगह रखा 12x बराबर 117.6 इंटू में 100। चलिए इसको सोल्व करें, 5 से गया 20 बार, तो क्या मैं इसको 12 से अगर काट दूं, 4 से गया मेरे पास 3 बार, 4 से अगर इसको काटो तो ये चला गया 5 बार, तो x इंटू एक्स स्क्वायर बराबर 3 से अगर इसको काटो तो क्या आएगा 3 3 9, बच जाएगा 2 27 चला जाएगा 9 बार, और ये चला जाएगा 2 बार। 39.2 को 5 से मल्टीप्लाई करूँ 196, तो x का मान क्या आया 14। x का मान 14 आया तो a का मान 14 इंटू 5 70, b का मान 14 को अगर 12 से मल्टीप्लाई करूं तो क्या आ जाएगा 168। मुझे दोनों का टोटल चाहिए a प्लस सी, इन दोनों को अगर जोड़ दें तो क्या आ जाएगा 238। हमारा आंसर क्या आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ये हमारे पास आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 74 का आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं 75 पर, आज के पेपर का हमारा लास्ट क्वेश्चन। हमें कह रहा है यदि किसी संख्या का 58 से 1/3% उस संख्या में से घटाया जाता है तो हमें 640 मिलता है। तो मूल संख्या का 131 से 1/4% बताना है कि क्या होगा। कोई भी नंबर अपने आप में 100% होता है, जब हम उसमें से 58 से 1/3% घटा देंगे तो नंबर का हमारे पास कितना बच जाएगा, हमारे पास नंबर का बच जाएगा 41 से 2/3%, जिसकी वैल्यू हमें क्या दे रखी है 640। हमें ओरिजिनल संख्या क्या क्या चाहिए 131 से 1/4%, तो नंबर का अगर 131 से 1/4% निकालें तो हम क्या लिखें 640 की वैल्यू 41 से 2/3% है, हमें वैल्यू चाहिए 131 से 1/4%। तो देखो इसको अगर सोल्व करें परसेंटेज से परसेंटेज काट दें और अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें तो क्या आ जाएगा 41 इंटू 3 मेरे पास है 123 प्लस 2 125/3, 3 ऊपर आ जाएगा गुना में। इसको अगर सोल्व करूं तो क्या आ जाएगा 400 और 100 525/4, ये हमारे पास है। 25 से क्या 5 बार, 25 से काटा 21 बार। अब अगर अपन इसको 5 चौक 20 से काट दें तो 0 से 0 गया, 2 से गया 32 बार, तो क्या 32 इंटू 21 इंटू 3 क्या 63 आ जाएगा। तो 63 को अगर अपन 32 से गुना करें तो 3 दूनी 6, 3 3 9 और 18 और 27 कैरी आ जाएगी 2, तो क्या आ जाएगा मेरे पास 32 को अगर अपन 63 से गुना करें तो हमारे पास क्या आना चाहिए। इसको अगर अपन फिर से चेक करें 3 दूनी 6, फिर हमारे पास क्या आ जाएगा 3 3 9 और 6 दूनी 12, 12 और 9 21, यहाँ हमने गलती से 27 लिख दिया था। 6 3 18 और 2 20, 2016, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो आज के पेपर के हमने सारे
25 क्वेश्चंस का एनालाइज करा, इनमें आपको कहीं भी कोई कंफ्यूजन हो तो आप बताना। फिर हम मिलेंगे नए पेपर के सॉल्यूशन के साथ। चलिए तो मिलते हैं अगले पेपर के सॉल्यूशन के साथ, तब तक पढ़ते रहें। थैंक यू।